हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस। और अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट सेशन या लास्ट चैप्टर पढ़ाते समय कई बार इस चैप्टर का जिक्र किया था कि हम लोग सेक्शन 6 देखेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में पढ़ेंगे। और आज वो समय आ गया जब हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस टॉपिक को पिक करने जा रहे हैं। दिस टॉपिक इज एक्सक्लूसिवली, or you can say section 6 is exclusively for your residential status, निवासी स्थिति। और अगर मैंने बताया था सेक्शन 231 दे आर 7 टाइप्स ऑफ पर्सन्स, 7 तरह के पर्सन्स होते हैं। पर्सन्स को 7 पार्ट में बांटा गया है, या तो वो इंडिविजुअल होता है, या तो एचयूएफ होता है, या तो फर्म होती है इंक्लूडिंग एलएलपी, AOP, BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एंड कंपनी। दैट्स इट। ये हमारे पर्सन्स होते हैं। अब हमें क्या करना है, हर एक पर्सन के बारे में डिटेल में डिस्कस करनी है कि इंडिविजुअल की रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगी, कब होगी, कैसे होगी। एचयूएफ की रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगी, कब होगी और कैसे होगी। इन द सेम वे फर्म, AOP, BOI, LLP, फर्म, AOP, BOI, कंपनी, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, हर एक के बारे में हमें अलग अलग डिस्कस करना है। हाँ, आपका जो मैक्सिमम टाइम जाएगा वो इंडिविजुअल में जाएगा। एक बार इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटसशिप खत्म हो गया तो उसके बाद ये चैप्टर डन डनाडन, मतलब डन दनादन डन हो जाएगा, डन डनाडन डन भी हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस की। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें रिसेंट अमेंडमेंट लास्ट ये हुए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है और डाउट क्रिएट करने वाले हैं। तो हम लोग जो आज बात करेंगे वो है इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस की। क्या है ये इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस? बेसिकली मैं वो चीज शुरू में बिल्कुल नहीं बताऊंगा जो अमेंडमेंट्स हैं, लास्ट ईयर ही आए हैं, और उसको अगर बीच में एंट्री दे देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेट देम बी, अभी उनको किनारे रह देते हैं। हम लोग बात करते हैं किसी भी रेजिडेंशियल स्टेटस किसकी, इंडिविजुअल की। कहा गया इसको दो पार्ट में तोड़ो, इसको दो पार्ट में तोड़ो। या तो इंडिविजुअल हमारा रेजिडेंट होता है, या तो इंडिविजुअल हमारा नॉन रेजिडेंट होता है। या तो इंडिविजुअल हमारा रेजिडेंट होगा या तो नॉन रेजिडेंट होगा। मेरी बात ढंग से समझेंगे, और मैं बिल्कुल इत्मीनान से और प्यार से इसलिए समझाऊंगा इसको क्योंकि एक बार इसको लगा डाला तो ये चैप्टर झिंगा लाला। अच्छा, एक बार अगर डिसाइड हो गया कि हाँ ये इंडिविजुअल रेजिडेंट है, अगर वो रेजिडेंट नहीं है तो वो क्या बन जाएगा, अगर वो रेजिडेंट नहीं है तो क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में एनआर भी बोलते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में एनआर भी बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट। अच्छा, अगर वो रेजिडेंट है तो फिर से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वो रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ये है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सम टेस्ट। इफ द पर्सन फुलफिल एनी वन ऑफ दोज टेस्ट he'll become resident। सर, आपने कहा कोई भी एक टेस्ट पूरा कर लेता है, तो यहां पर हमारे पास दो कंडीशंस हैं, और अगर ये किसी एक कंडीशन को भी पूरा कर लेता है, मैंने क्या बोला, किसी एक कंडीशन को भी पूरा कर लेगा तो रेजिडेंट हो जाएगा, तो वो रेजिडेंट हो जाएगा। और अगर इन दोनों में से किसी भी एक कंडीशन को पूरा नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। होप सो यू गॉट। अच्छा, एक बार अगर वो रेजिडेंट बन गया तो फिर हम आगे चलेंगे, हम ये देखने की कोशिश करेंगे ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। इसको हम लोग ROR
और इसको हम लोग RNOR के नाम से भी जानते हैं शॉर्टकट में। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, क्लियर है। Now again there are two condition number 1 and condition number 2। अगर वो दोनों की दोनों कंडीशन पूरी कर लेता है तो वो ROR होगा, यानी पहले उसको ये टेस्ट पूरा करना पड़ेगा whether he is a resident or non-resident। If he satisfy any one of both of these two condition, then he'll be resident। Now furthermore we are needed to check whether he is ordinary resident। For the purpose of becoming an ordinary resident, the individual has to fulfill both of these two additional conditions। सर ये क्या बला है? जो ऊपर है ना, इनको हम लोग कहते हैं बेसिक कंडीशंस। क्या नाम देते हैं? बेसिक कंडीशंस। और जो नीचे कंडीशंस दी हुई है ना, इन दोनों को हम लोग कहते हैं एडिशनल कंडीशंस। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसलिए ये सब चीजें बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एक बात सेट हो जाए कि हमको करने क्या जाना है। अगर दोनों कंडीशंस फुलफिल करता है देन द इंडिविजुअल शैल बी ट्रीटेड एज अ ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर कोई भी एक कंडीशन पूरी नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। होप सो यू गेट ईच एंड एवरीथिंग। ओके, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। नहीं सर हम लोग को यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अब इसको हटाने जा रहा हूं क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन चार्ट वी आर विल मूव अहेड एंड वी विल फिल अप दोज कंडीशंस। वो दो बेसिक कंडीशंस क्या है वी आर नीडेड टू नो। इन द सेम वे व्हाट आर दोज टू एडिशनल कंडीशंस। आफ्टर नोइंग दैट योर चार्ट विल बी कंप्लीट। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं अब बिल्कुल ठीक से। ठीक, हाँ सर। सबसे पहले हम बात करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस। किसकी बात करने जा रहे हैं? रेजिडेंशियल स्टेटस किसके? सर इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग को दो कंडीशंस देखनी, दो चीजें देखनी पड़ती हैं। क्या देखनी पड़ती हैं? दो चीजें देखनी पड़ती हैं। चलिए, या तो इंडिविजुअल रेजिडेंट होगा या तो वो नॉन रेजिडेंट होगा, ठीक है ना? हाँ सर। अच्छा, रेजिडेंट होने के लिए उसके पास बेसिक कंडीशंस हैं। क्या है? बेसिक कंडीशंस। और ये बेसिक कंडीशंस दो हैं, 1 और 2। अब उसको इन दो में से किसी एक को पूरा करना है। अगर वो किसी भी कंडीशन को पूरा नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट। क्लियर? पहली कंडीशन है, अब कंडीशंस पर बढ़ने के पहले मैंने कहा ये हमारा प्रीवियस ईयर है 21-22। ये हमारा असेसमेंट ईयर है 22-23। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और किसी भी पर्सन की रेजिडेंशियल स्टेटस जानने के लिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो ये है ये है आपका ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 एंड दिस इज योर 10। ये 10 साल। इन 10 ईयर्स के बेसिस पर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो बंदा है वो रेजिडेंशियल स्टेटस उसकी क्या है। यानी बेसिक कंडीशंस के लिए, मेरी बात ढंग से समझेंगे, ये हमारा करंट ईयर है। कौन सा ईयर है? 21-22, जिसको हम लोग प्रीवियस ईयर भी बोलते हैं ये। और प्रीवियस ईयर अभी अभी खत्म हुआ है और असेसमेंट ईयर स्टार्ट हुआ है 22-23।
अब बताओ किसी भी बंदे की रेजिडेंशियल स्टेटस जानने के लिए हमें उसके बारे में ये जानना पड़ेगा वो इंडिया में था कितने दिन, वो इंडिया में था कितने दिन। ये होता है करंट प्रीवियस ईयर, और ये जो पिछले 10 साल हैं इनको हम प्रीसीडिंग ईयर्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। ओके, अब याद रहेगा ये आपका प्रीवियस ईयर है जिसको हम लोग कभी-कभी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का नाम देते हैं, और उसके पिछले सालों को प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स बोलते हैं। यानी ये ईयर 1 और ईयर 2 जो मैंने लिखा है इसको हम कहेंगे प्रीसीडिंग ईयर्स। कौन-कौन सा ईयर? अब मुझे आपको वो बताने की भी जरूरत नहीं है। अब आप बताइए, ये हमारा करंट ईयर है 21-22 प्रीवियस ईयर, तो इसका प्रीसीडिंग फर्स्ट ईयर क्या होगा? सर ये 2021 होगा, ये 1920 होगा, ये 1819 होगा, ये प्रीवियस ईयर्स हैं। ये 1718 होगा, ये हमारे प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है। तो हमारा फर्स्ट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर होगा 2021, सेकंड प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर होगा 1920, और थर्ड प्रीसीडिंग प्रीवियस, अगर मैं कहूं फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स कहां से स्टार्ट होंगे तो आप कहेंगे 1718 से लेकर 2021, यही तो बोलेंगे। अब कोई दिक्कत नहीं सर, हमारा इसी बेसिस पर सॉल्यूशन सारा का सारा बेस होगा। देखो ना, गिनती लिख दी 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस हो गए। ठीक। आप चाहें तो एक और बना सकते हैं इसके लिए नीचे, ये करंट ईयर के लिए, ये हो गया करंट ईयर। इसको हम प्रीवियस ईयर 21 22 बोलेंगे, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। होप सो यहां तक अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये 0 ईयर है। ठीक। अच्छा, अब हमारा इसी के बेसिस पर पूरा का पूरा सॉल्यूशन बेस्ड होगा। सबसे पहले हमको इस असेसमेंट ईयर में जानना है कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। मैं आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि अगर कोई बच्चा बिल्कुल रॉ होगा, फर्स्ट टाइम देख रहा होगा, उसको भी ये चीज आराम से समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल इत्मीनान से समझ में आनी चाहिए। क्योंकि मुझे मालूम है कि बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कतें होती हैं टैक्सेशन में। मैं ये नहीं कह रहा दिस इज द टफेस्ट सब्जेक्ट, बट यस कॉम्प्लिकेशंस हैं। इजी वे में समझेंगे तो एक बार अगर माइंड में सेट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, अगर आप हड़बड़ी करेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। चलिए, तो सबसे पहले रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर है रेलिवेंट हमारा 22-23। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो बंदा इस प्रीवियस ईयर में कितने दिन इंडिया में रहा, वो बंदा इस प्रीवियस ईयर में कितने दिन इंडिया में रहा। अगर वो 182 डेज, मेरी बात ढंग से समझे, मैंने क्या बोला, 182 डेज और मोर इंडिया में रहता है इस साल 21-22 में, अरे भाई आप अपना मैक्सिमम टाइम इंडिया में दे रहे हो। क्या बोला मैंने? आप अपना मैक्सिमम टाइम इंडिया में दे रहे हो, ज्यादा से ज्यादा इंडिया में रह रहे हो, तो आप रेजिडेंट हो गए ना। साल में कितने दिन होते हैं? 365। अरे आधे से अधिक तो आप इंडिया में रहते हो, तो आप हैं ना रेजिडेंट। प्रॉब्लम कितने है? दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। ओके सर, हो गई पहली कंडीशन। हाँ, 182 और मोर डेज, यानी प्रीवियस ईयर में, क्या बात है 182 डेज और मोर वो इंडिया में था। दैट वाज योर फर्स्ट कंडीशन। अच्छा सर, सेकंड कंडीशन बताइए। अब हमारी सेकंड कंडीशन किस पर बेस्ड होगी? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उल्टा जाना पड़ेगा पीछे। मेरी बात समझे, जितना आगे बढ़ेंगे उतना पीछे जाना पड़ेगा। अरे सर समझ में नहीं आया, आगे बढ़ना पीछे बढ़ना, तो ये वही वाली बात है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई। इफ समवन इज डाउटिंग ऑन यू, तो वो यहीं पर है। तो जितना आप आगे बढ़ना चाहते हैं उतना पीछे देखना पड़ेगा। कैसे? पहली कंडीशन हो गई, सेकंड कंडीशन के लिए हमको थोड़ा पीछे देखना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन कहता है कि ठीक है,
जरूरी नहीं कि आप पिछले साल 182 डेज और मोर इंडिया में रहे हो सकता है आप केवल 60 डेज और मोर इंडिया में रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, हम इससे भी काम चला लेंगे। क्या बोला? हम इससे भी काम चला लेंगे, लेकिन ये कंप्लीट कंडीशन नहीं है भाई, इसमें आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड क्या करेंगे? पिछले कुछ सालों को और कवर करेंगे। भाई हो सकता है पिछले साल एक्सीडेंटली 60 डेज या उससे अधिक इंडिया में रहा हो, लेकिन उसके पिछले 4 सालों में, पिछले 4 साल यानी 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में, ये है 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में अगर वो 365 डेज और मोर इंडिया में रहता है तो भी वो रेजिडेंट हो जाएगा। यानी जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना पीछे जाना पड़ेगा, तो हम थोड़ा आगे बढ़ गए। अगर हम पिछले साल 182 दिन 182 डेज और उससे अधिक इंडिया में थे, देन आई विल बी ट्रीटेड एज अ रेजिडेंट। इफ नॉट, देन अगेन आई हैव अ कंडीशन, अगेन स्टिल देयर इज एन अल्टरनेटिव, कि अगर हो सकता है मैं पिछले साल 60 डेज और मोर इंडिया में रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके पिछले 4 सालों में मैं इंडिया में 365 डेज या उससे अधिक था भाई। तो सब मिला करके ये एक पूरी कंडीशन बन गई, ये पूरी, ये बेसिकली सेकंड कंडीशन में दो कंडीशंस हो गई कि पिछले साल आपको 60 डेज और मोर होना चाहिए, प्लस पिछले के पिछले 4 सालों में आपको 365 डेज और मोर इंडिया में रहना चाहिए। तब आप कहेंगे अगर हाँ तो आप रेजिडेंट बन गए। मैंने क्या कहा? दूसरी कंडीशन क्या है कि प्रीवियस ईयर में आप 60 डेज और मोर इंडिया में थे। पक्का? हाँ सर। प्लस, मैंने बोला प्लस 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में 365 डेज और मोर आप इंडिया में थे। अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी होती हैं, मेरी बात समझें, अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी पूरी हो गई, एक, एवन अ सिंगल, यहां क्या है, यहां एक कंडीशन भी अगर पूरी हो गई तो वो रेजिडेंट माना जाएगा, नहीं तो वो फिर नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। अब अगर हम आपसे कहें कि एक इंडिविजुअल है मिस्टर राम, उसकी हमको रेजिडेंशियल स्टेटस बताइए, तो मैं सिंपली कहूंगा अगर राम प्रीवियस ईयर में 21-22 में इंडिया में 182 डेज या उससे अधिक इंडिया में था तो हम उसको रेजिडेंट मानेंगे। अगर नहीं तो अगेन ही हैज अल्टरनेटिव, यानी सेकंड वन कंडीशन ही लेफ्ट। अगर उसको भी वो पूरा कर लेता है तो भी वो रेजिडेंट माना जाएगा। तो सेकंड कंडीशन कहती है कोई बात नहीं, आप 60 डेज और मोर उससे अधिक थे इंडिया में, प्लस पिछले 4 सालों में, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के पहले के 4 सालों में आप 365 डेज या उससे अधिक थे कि नहीं। अगर आपका जवाब आता है हाँ, 60 प्लस 365 डेज क्यूमुलेटिवली पूरा हो जाता है, तो आप तब भी रेसिडेंट कहलाओगे। अगर दोनों कंडीशन पूरी नहीं हुई, ना तो 182 डेज वाली ना 60 प्लस 365 वाली, तो आप चले जाएंगे नॉन रेसिडेंट में। वहीं पर आपका हिसाब किताब डन डना डन डन। इसका फर्क क्या पड़ा? टैक्स रेट्स अलग अलग हैं। रेजिडेंट के केस में टैक्स रेट्स अलग, आपके ऊपर टैक्स कंप्लायंसेस का सिस्टम चेंज हो जाता है, टैक्स रेट्स अलग अलग हो जाते हैं। टैक्स रेट्स अलग अलग होने का पर्पज है, स्लैब रेट आपको इंडिविजुअल के केस में बराबर मिलेगा, 2,50,000 यहाँ, 2,50,000 यहाँ, लेकिन कई जगहों पर जो बेनिफिट्स हैं, डिडक्शंस हैं, सेट ऑफ का सिस्टम है। सेट ऑफ का मतलब जब आप आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा 2,50,000 मीन्स 2,50,000, वहां पर अब ये नहीं देखा जाता 60 साल से अधिक, 80 साल से कम, ना, ये सब नहीं। 250 का सिस्टम मतलब 250 का सिस्टम। उसके अलावा कैपिटल गेन का हम लोग एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। जो भी हो, आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग मोर राइट नाउ, मैं आपको वो सब चीजें समझाऊंगा तो आपको कंफ्यूजन और डाउट ज्यादा बढ़ जाएगा। केवल इतना समझ लो कि चूंकि टैक्स स्ट्रक्चर अलग अलग है हर केस में, इसलिए वी आर नीडेड टू डिटरमाइन वेदर द इंडिविजुअल इज अ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। First you decided that yes, the individual is a resident, then go ahead. Otherwise, if he is not fulfilling any one of those both of these two conditions, try to go with the non-resident case and do not pursue again for knowing whether he is a ordinary resident or not ordinary resident. It is not any worth. It is of no use to go furthermore.
आप इसके आगे बढ़ने मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता इसके आगे जाओ, अगर दोनों में से कोई कंडीशन पूरी नहीं किया छोड़ दो यहीं पर, आप कह दो नॉन रेजिडेंट है। हाँ, एक कंडीशन भी अगर पूरी हो गई तो हम ये देखेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, ये देखने के लिए ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अगेन वी आर नीडेड टू चेक टू कंडीशंस एंड आई एम सेइंग एंड both of these two conditions must be fulfilled simultaneously। ये दोनों कंडीशंस हमारी पूरी होनी चाहिए, कोई एक नहीं, ये चीज बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। मैंने क्या बोला? both of these two conditions must be fulfilled, not any one, both दोनों simultaneously एक साथ। सर पक्का। अब जैसे हम आगे बढ़े, मैंने आपको बार बार कहा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पीछे जाना पड़ेगा। अच्छा जी, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। उस आगे बढ़ने में हमको अब एक्स्ट्रा कंडीशन लगानी पड़ेगी। पहला था पहले साल देखा, उसके बाद 4 साल तक छलांग मारी। अब हम लोग ऐसे बढ़ रहे हैं ना, ऐसे करके बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा, अब हम 7 साल पिक करेंगे। कितने साल पिक करेंगे? 7। कितने? 7। ये आपके 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। और इसके बाद आप लेंगे पूरे के पूरे 10 साल। कितने? पूरे के पूरे 10 साल आपको पिक करने पड़ेंगे। ये कहलाएंगे 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। अब हमारा आंसर इसी पर, यानी जो एडिशनल कंडीशंस बची ना, ये दो हैं, 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एंड 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। बात खत्म। देखो ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं उतना पीछे पर जाना पड़ रहा है। तो 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, ये यहीं तक तो आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, यस। तो ये है 7 और ये है आपके 10। ये 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स क्या बोलते हैं कि आप ना कम से कम 730 डेज और मोर इंडिया में थे। ये हो गई एक कंडीशन भाया। कितना सो सिंपल, बहुत ही आसान था। अच्छा, 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में कहता है 2 इयर्स आप रेजिडेंट रहे हो। बस 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 बस। सर बहुत टफ है, बहुत आसान है। नहीं सर, इतना आसान भी नहीं है, इसके अंदर की बात समझते हैं। हो गया 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में 730 दिन और मोर वो इंडिया में था। और 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में ही वॉज रेजिडेंट फॉर 2 इयर्स और मोर। अगर ये दोनों कंडीशन साथ साथ पूरी होंगी तो वो माना जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अगर नहीं तो वो मान लिया जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। कितना सिंपल है, हो गया सारा का सारा। आपने देखिए ना, कर लिया। जो आपका मेहनत था वो अब आपको सामने दिख रहा है कि बड़ी आसानी से आपने कंप्लीट कर लिया। और ये मेन था, बिना इसको समझे अब हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। अब आपने ये कर लिया सर, क्लियर है पिक्चर। सबसे पहले हमको ये देखना है कि रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट होने के लिए बेसिक कंडीशन है, बेसिक कंडीशन दो हैं, दो में से किसी एक को पूरा करना है। पहली है कि इसी साल वो 182 दिन यानी कि प्रीवियस ईयर, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में ही वाज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। If not, again he has an option to go with the resident, to be with the resident. The second one option is he was in India for 60 days or more in the relevant previous year, plus he was in India for 365 days or more in 4 preceding previous years. If yes, then he'll be resident. If both of these, if any one of both of these two conditions are not fulfilled, then he'll be non-resident. वो non-resident बन गया। पिछले साल प्रीवियस ईयर में 182 दिन नहीं, अगर है तो ठीक, नहीं है तो एक और ऑप्शन है 60 डेज प्लस 365 डेज पिछले के पिछले 4 सालों में। अगर है तो वो रेजिडेंट है, अगर नहीं तो भैया आप सीधे आप नॉन रेजिडेंट बन जाओ। अब आगे देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका जवाब आता है हाँ,
तो आप आगे आओ, ये देखो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में दो कंडीशन है, वो कहलाती हैं एडिशनल कंडीशंस। क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं एडिशनल कंडीशंस। मैं यहां लिख दे रहा हूं, और एडिशनल कंडीशंस दो हैं, दोनों पूरी होनी चाहिए। पिछले 7 सालों में 730 डेज इन इंडिया होना चाहिए या उससे अधिक। दूसरा, पिछले 10 सालों में 2 साल वो रेजिडेंट हो। 2 साल रेजिडेंट, सर बात समझ में नहीं आई। अगर मैं इसके ऊपर स्टार लगा दूं और इधर मैं स्टार लगा दूं, अब आप दोनों को मिला लो, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कैसे सर, कैसे? ये जो 2 साल है ना, वो पिछले 10 सालों में ये ऊपर वाली जो दो कंडीशन है रेजिडेंट की, उनमें से किसी एक को पूरा करता हो कम से कम 2 सालों में, तब तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट आएगा। अब क्लियर हुआ? पक्की बात? हाँ सर, ये था आपका बेस इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, मैंने ये नहीं कहा खत्म हुआ, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जिसको डांस फ्लोर पे नहीं नाचना वो जाके अपनी भैंस चराए। अच्छा जी, आगे बढ़े। बहुत ही सिंपल था यहाँ तक। अब मैं कहानी को रिपीट कर रहा हूं। पहला, कि ये इंडिविजुअल है, ढंग से सुनेंगे अब एक एक करके, अब खत्म होने जा रहा है, लेकिन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर है। इसी ने ही तो सारा बेड़ा गर्क किया ना। पहले हम लोग को बस इतना पढ़ाकर छोड़ना पड़ता था और थोड़े मोड़े एक दो टॉपिक थे वो बताने पड़ते थे। अब आप कहेंगे या तो वो रेजिडेंट होगा या तो नॉन रेजिडेंट होगा। अब उतनी डिटेल में हम नहीं चलेंगे, ये चीजें जो बता दी वो दोबारा नहीं बताने जा रहा, टेंशन नहीं लेंगे कि अब मैं दोबारा लिखूंगा। और तीसरा है डीम्ड रेजिडेंट का एक कंसेप्ट आ गया, और ये हमेशा ऑलवेज RNOR होता है। इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलो भाई, रेजिडेंट हो गया, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, हम उनकी बात करने जा रहे हैं। और एक्सेप्शंस कितने मालूम है? चलो, इसकी मैंने बेसिक कंडीशंस आपको बताई थी, मैं समरी बनाने जा रहा हूं। पहला मैंने बताया प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर, और सेकंड मैंने बताया और करके है कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर प्लस 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में 365 डेज और मोर। बस तो यही तो बताया था। इसके अलावा तो मैंने बेसिक कंडीशन में कुछ नहीं बताया था। नहीं सर, आपने कुछ नहीं बताया। अब हम करने जा रहे हैं इसके कुछ एक्सेप्शंस। क्या करने जा रहे हैं? और जानते हैं कितने एक्सेप्शंस हैं? सर हमें कैसे पता होगा, वो तो आप बताएंगे ना। देखिए, एक एक्सेप्शन मैंने तो यहाँ डीम्ड रेजिडेंट बता दिया। टोटल 5 पॉइंट हैं, जिसमें से दे आर टोटल 5 पॉइंट्स, स्पेसिफिक 5 पॉइंट्स आर देयर, जिसमें से 4 आप कह सकते हैं ये एक्सेप्शन है और एक आपका डीम्ड रेजिडेंट है। ओके, ये जो सेक्शन है ना, इसके लिए अलग से इंट्रोड्यूस किया गया 6(1)(a). ओके, गॉट इट। चलिए, अब हम बात करते हैं। पहला एक्सेप्शन है इंडियन सिटीजन।
लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई इंडियन सिटीजन, मेरी बात ढंग से समझेंगे, अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए आउटसाइड इंडिया जा रहा है, उस केस में कहा गया कि जो आपने ना 60 डेज लिखा हुआ है ना, उसको काट डालो और उसको अब 182 डेज लिख दो। 60 डेज को रिप्लेस करके, कहाँ का 60 डेज, इस पे कहीं 60 डेज दिख रहा है क्या आपको? हाँ सर, ये सेकंड कंडीशन का पॉइंट नंबर 1, उसमें हमको 60 डेज दिख रहा है, उसको काट डालो, उसको लिख दो 182 डेज। तो सर एक बात बताइए, अगर हम उसको 182 डेज लिखेंगे तो अब कैसे पढ़ेंगे कि अगर कोई पर्सन इंडिया छोड़कर आउटसाइड इंडिया जा रहा है, इंडियन सिटीजन है, परमानेंटली आउटसाइड इंडिया जा रहा है जॉब के लिए या बिजनेस के लिए, अब उसके आने की कोई उम्मीद नहीं है, तो उसके लिए हम जो रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करेंगे, पहली कंडीशन होगी, बेसिक कंडीशन में पहली कंडीशन होगी कि वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे अधिक इंडिया में रहा हो। यहाँ दूसरी कंडीशन होगी, 60 डेज को रिप्लेस करके हम क्या लिखेंगे, 182 डेज या उससे अधिक इंडिया में रहो, प्लस पिछले के पिछले 4 सालों में 365। तो हमारे लिए जो सेकंड कंडीशन बेकार हो गई ना। हम सीधे दोनों में से कोई एक कंडीशन जब पूरी करनी है, दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर पूरी करनी है तो हमारी पहली ही हो गई। जब दूसरे में पहला पॉइंट है 60 डेज और मोर, उसको हम काट कर 182 डेज लिख रहे हैं, तो भैया उसकी वो तो कंडीशन ही फिर बेकार हो गई मेरे लिए। तो हम केवल फर्स्ट कंडीशन को ही फुलफिल कर ले, 182 डेज और मोर। तो इस केस में हमारे लिए केवल फर्स्ट कंडीशन ही जेन्युइन रहेगी। होप सो यू आर गेटिंग इट। नाउ द सेकंड वन, एक्सेप्शन। कोई इंडियन सिटीजन है, वो इंडियन शिप पर वो क्रू मेंबर बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? क्रू मेंबर बन जा रहा है। उसकी जॉब लग जा रही है इंडियन शिप पर। मेरी बात ढंग से समझे, मैंने वर्ड यूज किया इंडियन शिप। अगर उसकी जॉब इंडियन शिप पर लग जा रही है और एज अ क्रू मेंबर वो इंडियन सिटीजन है, उस पर नौकरी कर रहा है, तो उस केस में भी 60 डेज को हम लोग काट करके 182 डेज कर देंगे। ओके, गॉट इट। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि इन दोनों केसेस में हमारे लिए दूसरी कंडीशन, बेसिक कंडीशन बेकार है, ओनली द फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज नेसेसरी। यस, आई एम सेइंग द सेम थिंग। ओके, आते हैं थर्ड एक्सेप्शन की बात करते हैं। और ये दोनों जो अब एक्सेप्शन मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ये लास्ट असेसमेंट ईयर से अटैच हुए थे, 21-22 से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4। मैं थोड़ी जगह लेना चाहूंगा क्योंकि आपको यही दिक्कत आने वाली है। ये फोर्थ पॉइंट है। अब ठीक, अच्छा, मैं ऐसे कर देता हूँ, सामने कंपैरिजन भी तो होगा ना आपको कि दोनों में फर्क क्या है, नहीं तो फर्क ही नहीं नजर आएगा। और फर्क नजर नहीं आएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इतना हम लोग पहले देख लें लॉ में क्या लिखा है। मैं आपको एक बार लॉ ढंग से पढ़ा देता हूँ ताकि आपके वो कंफ्यूजन्स और डाउट्स दूर हो जाएं। बेसिकली ये सेक्शन 6(1)(a) और सी है। डी बीच में से गायब हो चुका है। ये मैंने बेयर एक्ट को कॉपी पेस्ट करने की कोशिश क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें मैंने लेमैन के लैंग्वेज में लिख दी इंस्टेड ऑफ यूजिंग द सेम बेयर लॉ। तो मैंने जैसे ए और सी को मैंने अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई किया है, नॉर्मल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है। कोशिश क्या की ही है। देखिए, मैंने कहा कि अगर कोई इंडिविजुअल है, उसको रेसिडेंट बनना है इन इंडिया प्रीवियस ईयर में, तो उसको प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर इंडिया में रहना है, बेसिक कंडीशन नंबर 1। या फिर प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहना है या उससे अधिक, प्लस 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 एंड 4 सालों में 365 डेज इंडिया में रहना है। पिछले के पिछले 4 सालों में प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज और मोर। सर समझ में आ गया। फर्स्ट एक्सेप्शन हम लोगों ने देखा कि अगर कोई बंदा जो इंडियन सिटीजन है, जो इंडिया छोड़ रहा है और इंडियन शिप में क्रू मेंबर बन जा रहा है, तो 60 डेज को काट करके हम लोगों ने 182 डेज लिख दिया। यानी कि फर्स्ट कंडीशन ही जरूरी है, बेसिक कंडीशन की सेकंड कंडीशन अब मेरे लिए बेकार है।
In the case of an individual being a citizen of India who leaves India for the purpose of employment outside India, तो उस केस में भी मैंने कहा 60 डेज को काट करके हमको 182 डेज करना है। अब तो समझ में आया। हाँ सर, इस केस में भी हमारा वो बेसिक कंडीशन फर्स्ट ही लगेगा, सेकंड हमारे लिए बेकार हो गया। ओके, गॉट इट। अब आते हैं एक्सेप्शन नंबर 3 एंड एक्सेप्शन नंबर 4। जब आप एक्सेप्शन नंबर 3 में देखेंगे तो मैंने यहाँ पर वैसे लिखना तो नहीं चाहिए था, वो केवल यहीं पर अवेलेबल था। ये एक्सीड्स रुपीज 15 लाख यहाँ नहीं लिखा था। एक्सेप्शन नंबर 3 में मुझे लिखना नहीं था और एक्सेप्शन वर्ड नहीं लिखा है, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन वगैरह इस तरह से लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर आपको सीधे एक्सेप्शन लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। अच्छा, डज नॉट एक्सीड रुपीज 15 लाख ये लिखा हुआ नहीं था, लेकिन इसको समझते हुए इसको ड्रॉ किया गया है फर्स्ट वाले को। अच्छा सर, ये 15 लाख का मीनिंग क्या है? सुने, अगर कोई इंडियन सिटीजन है या कोई पर्सन है इंडियन ओरिजिन का, अगर कोई इंडियन सिटीजन है या कोई पर्सन है इंडियन ओरिजिन का, सर दोनों में एक ही लाइन लिखी है, दोनों में एक ही लाइन लिखी है। बीइंग आउटसाइड इंडिया, ये भी बाहर वो भी बाहर। ओके, तो अगर कोई इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन का है, तो मैं ये कह सकता हूं अगर कोई इंडियन सिटीजन है या फिर कोई इंडियन ओरिजिन का है, दोनों में लगेगा सेम सेम। हाँ सर, बिल्कुल लगेगा। और दोनों आउटसाइड इंडिया हैं। क्या है? आउटसाइड। ये भी क्या है? आउटसाइड। कोई डाउट? नो। अच्छा जी। एक्सेप्शन नंबर 3 में कहता है कि कोई इंडियन सिटीजन था या कोई इंडियन ओरिजिन का बंदा था जो इंडिया से बाहर रहता था, वो इंडिया में घूमने आ रहा है। थर्ड कहता है वो इंडिया में घूमने आ रहा है किसी भी प्रीवियस ईयर में। सेकंड वाला भी कहता है कम्स ऑन विजिट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर। ओके, तो दोनों में एक ही चीज कॉमन है, विजिटिंग इंडिया, विजिटिंग इंडिया। तो अगर कोई इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन, सर हमें समझ में नहीं आ रहा इंडियन ओरिजिन क्या होता है। सिटीजन हमें मालूम है, इंडियन सिटीजन मालूम है, लेकिन इंडियन ओरिजिन नहीं मालूम, बता रहा हूँ। साथ ही साथ वो आउटसाइड इंडिया रहता है। अच्छा, वो इंडिया आ रहा है घूमने, इंडिया घूमने आ रहा है, इसका मतलब बाहर से ही तो आ रहा होगा कि इंडिया में रहकर इंडिया में घूमने आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब आउटसाइड इंडिया था। अच्छा, कहता है 60 दिन को हम लोग 182 डेज में कन्वर्ट कर देंगे। कितने में कन्वर्ट कर देंगे? 60 डेज को हम लोग 182 डेज में कन्वर्ट कर देंगे। थर्ड कंडीशन यही कहती है, 60 डेज को हम लोग 182 डेज में कन्वर्ट कर देंगे। बस बात खत्म हो गई, खत्म हो गई, खत्म। जैसा ये दो थे वैसा ये तीसरा भी है। देखिए ना, कोई फर्क नहीं है इन तीनों में, कोई फर्क नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई फर्क नहीं। इसको मैं लिख देता हूँ फर्स्ट सेकंड और थर्ड। 60 डेज की जगह 182, 60 डेज की जगह 182, 60 डेज की जगह 182। लेकिन एक काम थोड़ा बढ़ा दिया गया। कहता है कोई इंडियन सिटीजन है जो या फिर इंडियन ओरिजिन का है, वो इंडिया में घूमने आ रहा है, साथ ही साथ इंडिया में घूमने आ रहा है और साथ ही साथ उसकी जो इनकम है जो वो इंडिया से कमा रहा है, अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, यानी इंडियन रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, फॉरेन सोर्सेज को किनारे करो, फॉरेन सोर्सेज को छोड़ करके अदर देन द इनकम फ्रॉम द फॉरेन सोर्सेज यानी इंडियन सोर्सेज की बात करो, तो अगर उसकी टोटल इनकम 15 लाख से अधिक है, एक्सीडिंग रुपीज 15 लैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ओके, तो अब यहां एक कंडीशन बढ़ गई, 1 2 एंड 3।
ये है। तो उस केस में कहा गया कि भाई ये जो ना 60 डेज है ना, इसको काटो, इसको लिख दो 120 और मोर। इससे क्या फर्क पड़ा? अभी ये कहानी थोड़ी आपको और उलझाएगी जब मैं ये बताऊंगा ना, ये डीम्ड रेजिडेंट, तो आपको थोड़ा और बीमार होगा। लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है, देखने में टफ लग रहा है। हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या जब क्वेश्चन बैंक ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हों, जब हम आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें अपने आप एडजस्ट होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा ये उस केस में जाएगा, अच्छा ये उस केस में जाएगा। यस, इफ द इंफॉर्मेशन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस एंड वी हैव बेसिक नॉलेज अबाउट, मीन्स पहले तो हमें ये बताना कि ऐसा किया क्यों जा रहा है। मैंने तो अभी ऐसा कुछ नहीं बताया, ऐसा किया क्यों जा रहा है। थर्ड में अलग, फोर्थ में अलग, भैया ये जो बता रहा है ना, पहले केवल थर्ड था, पहले केवल थर्ड तक ही हम लोग पढ़ते थे, 1 2 3। ये फोर्थ और फिफ्थ ये अमेंडमेंट के कारण आए हैं। ये फिफ्थ में लिख दे रहा हूं यहाँ पर, ये फोर्थ और फिफ्थ ये अमेंडमेंट के कारण आ गए। इज इट क्लियर? पक्की बात है। तो मैंने अगर कहा इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन का है, वो विजिट करने आता है इंडिया, तो भी उसका 60 डेज 182 डेज में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज डन 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 डन। लेकिन इसमें कोई एक और चीज ऐड कर ली गई कि अगर वो इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का बंदा इंडिया से ही 15 लाख से अधिक कमा रहा है, सोचो इंडिया से वो 15 लाख से अधिक कमा रहा है, जो फॉरेन से कमा रहा है हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। वो इंडियन सिटीजन है, रहता है बाहर, आया है इंडिया, वो इंडियन ओरिजिन का है, वो रहता है बाहर, आया है इंडिया। हाँ या ना? तो अगर आए हो इंडिया में, भले ही घूमने के लिए आए हो, लेकिन इंडिया से आपकी इनकम 15 लाख को एक्सीड कर गई, इंडिया की इनकम आपकी 15 लाख को एक्सीड, हम तो आउटसाइड इंडिया की बात ही नहीं कर रहे आपके, तो भैया जाओ टैक्स दे करके जाओ। और इस केस में हम आपको 182 डेज का बेनिफिट नहीं देंगे, 120 डेज का बेनिफिट देंगे, 120 दिन। और 182 से ऊपर रहेगा तो भैया वो तो अपने आप रेजिडेंट बन जाएगा, हमको तो सोचना ही नहीं है। 182 डेज से जहां अधिक हुआ वो तो फिर नॉर्मल सिचुएशन में आ गया। तो 120 डेज टू 182 डेज, क्लियर? ये ऑटोमेटिकली हमारा ऑलवेज, ये ऑलवेज RNOR होगा। सोचना मना है, आगे हम लोग इसको रट्टा मारें उससे अच्छा यहीं पर समझ लो कि ये हम लोग का हमेशा RNOR होगा। मैंने यहां पर भी पहले ही बता दिया, ये भी हमेशा RNOR होगा। तो देखो जो बाद में जोड़े गए हैं दोनों, ये दोनों RNOR वाली सिचुएशन है। जो बाद में अमेंडमेंट आई हैं दोनों, दोनों पॉइंट्स, ये दोनों RNOR वाले ही सिचुएशंस हैं। सर ये भी बता दो वो क्या है डीम्ड रेजिडेंट, जो आप टेंशन दे रहे हो इतना। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं एरो बना देता हूँ यहां से यहां, और इसके लिए भी मैं एक बॉक्स बना देता हूं, क्योंकि हमारी काफी चीजें अब दिमाग में तो आ गई हैं। ये मैंने बॉक्स बना लिया, ये मैंने लिख दिया पॉइंट नंबर 5, और यहां मैंने लिख दिया डीम्ड रेजिडेंट। और डीम्ड रेजिडेंट भी ऑलवेज क्या होगा? RNOR होगा। अब तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको समझने में। बोलो, डीम्ड रेजिडेंट का मतलब जान रहे हैं आप? है नहीं रेजिडेंट, है नहीं रेजिडेंट, मान लिया गया। मैंने क्या बोला? है नहीं रेजिडेंट, मान लिया गया। एक दिन भी ये बंदा इंडिया में नहीं था। हाँ हाँ हाँ। फिर से बोल जरा, जो तू बोला रे। बोल देता हूं, मैंने कहा अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया में एक भी दिन इंडिया में ना हो तो भी हम उसको डीम्ड रेजिडेंट मानेंगे। कब? कंडीशन नंबर 1, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ये याद रखें, इंडियन ओरिजिन वर्ड यहां पर नहीं लिखा हुआ है।
तो हम इसको काट देंगे। पहली चीज तो ये, इनमें फर्क समझने की जरूरत है। ऐसा क्यों, वो मैं अभी आपको रीजन बताऊंगा, चिंता करने की जरूरत न को। और मैंने कहा वो इंडिया आया ही नहीं ना भाई, इंडिया एक भी दिन नहीं आया। एवन नॉट इन इंडिया, एवन नॉट अ सिंगल डे resides in India. Okay. During previous year. ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, अदरवाइज लिखने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ, मैंने लिख दिया आपको ये समझाने के लिए कि भले ही वो एक भी दिन इंडिया में नहीं होगा तो भी वो डीम्ड रेजिडेंट है, रेजिडेंट मान लिया गया। और कौन सा, ऑलवेज RNOR। ओके। अब आप ये नहीं कहेंगे वो आउटसाइड इंडिया था, ऑटोमेटिकली है वो आउटसाइड इंडिया है, इसमें हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। वो कहाँ पे है, आउटसाइड इंडिया है, सोचने और बोलने की जरूरत ही नहीं है आउटसाइड। यहाँ लिखा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, अदरवाइज इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इंडिया में एक भी दिन नहीं था, तो इसका मतलब वो हमेशा आउटसाइड ही था। ओके। और उसकी इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज एक्सीड्स ₹15 लाख। सोचो वो इंडिया में एक भी दिन नहीं था, वो विदेश में रह रहा था, लेकिन इंडिया से जो वो कमा रहा था वो 15 लाख से अधिक कमा रहा था। ओके। तो और साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा कंडीशन, नॉट लायबल टू पे टैक्स इन अदर कंट्रीज। सोचो इतना कुछ वो कर रहा था, इंडिया से कमा भी रहा है, इंडिया में एक भी दिन नहीं रहा वो, लेकिन इंडिया का सिटीजन है, बाहर रहता है, तो भी हमने कहा भैया टैक्स ले आओ इधर, इधर टैक्स थोड़ा सरका दियो भाई। तू चालाकी बहुत करता है, तू केमैन आइलैंड्स में चला गया, तू दुबई में चला गया जहां पर टैक्स लगता ही नहीं है, और इंडिया से तो तू कमा ही रहा है, वहीं रहता है, तो यहाँ की इनकम पर तू टैक्स देता नहीं है। तो भाई एक काम कर, तू अब टैक्स दे। तू वहां पे भी टैक्स नहीं दे रहा, यहाँ पे भी टैक्स नहीं दे रहा। वहां पर जो तू टैक्स दे रहा है, मेरी बात ढंग से समझे, वो वहां पर टैक्स नहीं दे रहे हो, क्यों? क्योंकि वहां भी कमा रहे हो, लेकिन हो सकता है आपकी डोमिसाइल की वजह से आपको टैक्स ना देना पड़े। डोमिसाइल का मतलब होता है परमानेंट रेजिडेंट। ओ व्हाट हैपेंड? डोमिसाइल का मतलब होता है परमानेंट रेजिडेंस, या रेजिडेंस के बेसिस पर आपका टैक्स ना लगता हो, या कोई और फैक्टर की वजह से आपके ऊपर टैक्स आउटसाइड इंडिया में भी नहीं लगता हो। तो कहा गया हम आपको ना, एक भी दिन नहीं रहोगे तो भी हम आपको डीम्ड रेजिडेंट मान लेंगे 61A के हिसाब से, और आपको RNOR मान लिया जाएगा ऑलवेज। बस यही था आपका कहानी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको मुझे ऐसे समझाना था, मेहनत वाला काम था आपको समझाना। अब मैं जल्दी जल्दी एक बार रिवीजन कर दूं। मैंने कहा रेजिडेंट होता है, हाँ, उसको 3 पार्ट में तोड़ो, या तो वो रेजिडेंट होगा, या तो डिम्ड रेजिडेंट होगा, या तो नॉन रेजिडेंट। डिम्ड रेजिडेंट को थोड़ी देर के लिए अलग कर देते हैं, 5 एक्सेप्शंस लास्ट में हम लोग देखेंगे। या तो वो रेजिडेंट होगा, या तो नॉन रेजिडेंट होगा। अगर वो रेजिडेंट होगा तो उसके लिए 2 बेसिक कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे अधिक इंडिया में रहा हो, या फिर प्रीवियस ईयर में 60 डेज प्लस इंडिया में रहा हो, और पिछले के पिछले 4 सालों में 365 डेज या अधिक इंडिया में रहा हो, तो वो बन जाएगा रेजिडेंस। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी होती है तो वो रेजिडेंट, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट। अगर यस वो रेजिडेंट बन जाता है बेसिक कंडीशन में, किसी एक कंडीशन को पूरा करे पर, तो हमें एडिशनल कंडीशंस पूरी करनी पड़ती हैं। एडिशनल कंडीशंस 2 हैं ROR बनने के लिए।
दोनों एडिशनल कंडीशंस को दोनों को पूरा करना पड़ता है। अगर दोनों में से किसी एक को भी पूरा नहीं किया है, दोनों को पूरा नहीं किया, तो वो RNOR बन जाएगा, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अच्छा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट को पूरा करने के लिए दो एडिशनल कंडीशन है। पहला, पिछले पिछले 7 सालों में 730 दिन या उससे अधिक इंडिया में रहो, या फिर दूसरी कंडीशन है कि पिछले के पिछले 10 सालों में 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में 2 साल वो रेजिडेंस की रोल प्ले कर चुका हो, यानी रेजिडेंस की कंडीशन पूरी किया हो। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब बीच में आ गए हमारे 5 एक्सेप्शन। नंबर 1 एक्सेप्शन कहता है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ रहा है, आउटसाइड इंडिया जॉब करने जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, तो 60 डेज को काटो बेसिक कंडीशन में और 182 डेज प्लेस कर दो, दूसरी कंडीशन हमारे लिए बेकार हो गई। अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडियन शिप में एज अ क्रू मेंबर की तरह काम करता है, तो वहां पर भी 60 डेज को हटाकर 182 डेज प्लेस कर दो, तो बेसिक कंडीशन की सेकंड कंडीशन मेरे लिए बेकार हो गई, केवल फर्स्ट कंडीशन रोल प्ले करेगी। अब आते हैं थर्ड और फोर्थ, दोनों देखने में एक जैसा लगता है। मैंने कहा अगर कोई इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का आदमी जो आउटसाइड इंडिया था, इंडिया में घूमने आता है, तो 182 डेज या 60 डेज को काटकर 182 डेज कर लो, खत्म। दूसरे में मैंने बताया कि अगर कोई इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का बंदा जो आउटसाइड इंडिया था, इंडिया में घूमने के लिए आता है और इंडियन रिसोर्सेज से उसकी इनकम 15 लाख प्लस है, तो उसके लिए कहा गया कि 60 डेज को काटकर 120 डेज कर दो। इज इट क्लियर? बस इतना ही याद रखना है। अभी मैं इसमें कुछ भी बताऊंगा ना, तो आपका दिमाग इधर उधर हिलेगा। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, यू विल कम टू नो ईच एंड एवरीथिंग इजीली, एंड यू कैन कोरिलेट द थिंग्स। और मैंने कहा डीम्ड रेजिडेंट का मतलब ये तो रेजिडेंट था ही नहीं, इसको रेजिडेंट माना गया। वो एक भी दिन इंडिया में नहीं आया तो भी इसको रेजिडेंस माना गया, रेजिडेंट माना गया, इसलिए इसको डीम्ड रेजिडेंट कहा गया। और इसके लिए जो सेक्शन लाया गया, सेक्शन 61A, नया सेक्शन इसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर कोई इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन नहीं, इंडियन सिटीजन जो आउटसाइड इंडिया है, इंडिया में एक भी दिन नहीं आया, लेकिन इंडियन रिसोर्सेज से उसकी इनकम 15 लाख से अधिक है, आउटसाइड इंडिया कितना कमा रहा है, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट, as well as he is not paying even a single penny of the taxes not in that country in which he belongs, might be this is due to the domicile reason or residence reason, or you can say any other factor। तो उस केस में कहा गया भैया तू उधर भी नहीं दे रहा, इधर भी नहीं दे रहा, इंडिया से तू इतना कमा रहा है, चल इधर तो टैक्स दे दे। मेरी बात समझें? तो उसको हम लोगों ने यहाँ पर टैक्स के लिए डीम्ड रेसिडेंट मान लिया। जो मैंने कहा 120 दिन वाला 15 लाख जहां पर आ गया, वो सारा दोनों केस में RNOR ही माना जाएगा। तो जब भी हम लोग को प्रॉब्लम आएगी ना, इन दोनों में आएगी, थर्ड और फोर्थ में थोड़ा सा आपको केयर करना पड़ेगा, ये केवल डिफरेंस देखने के लिए कि इनकम क्या उसकी दी है 15 लाख से अधिक वाली। अगर हमारी है तो देखो यहाँ पे लिखा है इनकम एक्सीड्स ₹15 लाख, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसकी इनकम 15 लाख से कम होगी तो वो इसमें आएगा, बोलो ना। और अगर इसमें आएगा तो डज नॉट एक्सीड 15 lakhs। और मैंने कहा ना, मैंने ये अपने मन से ऐड किया है, डज नॉट एक्सीड 15 lakhs, और ये मैंने कहा ना, ये मैंने अपने से ऐड किया, तो इसलिए दिमाग में इसी तरह से रखेंगे। और जो भी ये बताया 15 lakhs वाली सिचुएशन, जो 15 लाख से अधिक वाला, वो दोनों केस में RNOR होगा, चाहे वो डीम्ड रेजिडेंट का केस हो, चाहे वो एक्सेप्शन नंबर 4 हो। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियरली दिमाग में सेट करनी है। मुझे कुछ भी अब आपको नहीं बताना, कुछ भी नहीं बताना, क्योंकि आज जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं अभी आपके साथ कुछ और डिस्कस करूंगा तो आप पड़ जाएंगे प्रॉब्लम में। RNOR मैंने बता दिया, कब कब बनते हैं सारी चीजें बता दी, ठीक है ना। नॉन रेसिडेंट बता दिया, कुछ भी नहीं बचा। हम अभी कुछ नहीं करने जा रहे, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि ये जितना भी टॉपिक मैंने बताया है, बिल्कुल इत्मीनान से रिवीजन करें। 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4 बार इस चार्ट को तैयार करें। जब चीजें बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएंगी, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे और साथ ही साथ इस पॉइंट को फिर से एक बार देखेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद रिवाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ये मैंने सेशन केवल केवल और केवल आपको इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस को गो थ्रू करने के लिए बताया, ताकि आपको नेक्स्ट सेशन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आ सके। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।